हमने कल पर्यावरण एवं पारिस्थितिक भाग 1 पढ़ाया था। ये पर्यावरण का बहुत बड़ा चैप्टर है और एक वीडियो यदि आधे घंटे की बनाई जाती है तो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लोग देखना नहीं पसंद करते। 15-20 मिनट की बनाई जाती है तो लोग देखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिक से संबंधित जो चैप्टर है, इसे पूरा करने में कम से कम 10 दिन का समय लगना आवश्यक है। तो कल हमने पर्यावरण के विषय में कुछ समझाया था और आज सुनिए वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो विश्व में पर्यावरण को प्रदर्शन करने के जो सूचकांक हैं उनके विषय में सुनिए। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरण स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। नंबर 2, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल वर्ष अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया। नंबर 3, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक टीम पर्यावरणीय सेंटर को ऐसे संकेतकों में बदल देती है जो देशों का मूल्यांकन 0/100 के पैमाने पर करते हैं। अब सुनिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वो वैश्विक पर्यावरण सूचकांक था, अब है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिसे EPI 2022 कहते हैं। वर्ष 2022 की रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष पर था और यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर थे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार। नंबर 2, वर्ष 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत सबसे नीचे। वर्ष 2020, 2018 एवं 2016 के सूचकांक में भारत क्रमशः 168वें, 177वें और 141वें स्थान पर था। अब सुनिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि पर्यावरण में धीरे धीरे जो ह्रास होता जा रहा है, जो परिवर्तन होते जा रहे हैं और वो जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके दूरगामी भयंकर परिणाम निकलने की संभावना है। और इसलिए विश्व के जो देश हैं, जो विश्व के विकसित विकासशील देश हैं, उन देशों ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया ताकि पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके विषय में सोचा जाए, उनके निराकरण के विषय में सोचा जाए। लेकिन जो व्यवहारिकता में देखा जाता है तो व्यवहारिकता में उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्रतिदिन पृथ्वी के गर्भ से जो खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं
उनके मानव जीवन पर दूरगामी बहुत भयंकर हानिकारक परिणाम निकलने की संभावना है। जैसे जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस निकाली जा रही है, अब आप उदाहरण के तौर पर ये मानिए एक गुब्बारे में गैस भरी है और उसकी गैस निकाल दी जाए तो गुब्बारा पिचक जाता है। पहले गुब्बारे का आकार इतना बड़ा है तो फिर वो पिचक कर जरा सा हो जाता है। ठीक इसी तरह से इस पृथ्वी में से प्रतिदिन भारी मात्रा में गैसें निकाली जा रही हैं। वो जो गैसें निकल रही हैं उनका स्थान पृथ्वी के गर्भ में खाली होता चला जा रहा है। तो किसी भी दिन ऊपर की गैस के ऊपर की जो सेलें हैं वो सेलें आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से धरातल को रोके हुए हैं। लेकिन खाली होते हुए इतना खाली हो जाएगा किसी भी दिन, वो जो भूभाग है वो नीचे घुस जाएगा। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी साथ में नीचे घुस जाएंगे। बहुत ये 100% जो मैं कह रहा हूँ ये भविष्यवाणी मानिए, 100% इसके दुष्परिणाम अवश्य ही निकलेंगे। वर्तमान में कुछ देश ऐसा भी कर रहे हैं, समुद्रों में मिट्टी डाल कर समुद्रों को पाट कर वहाँ पर आवासीय क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि पृथ्वी की अपनी कलाएं हैं, उसके अनुसार जहाँ कहीं पृथ्वी ने समुद्र बनाया है वो अपनी स्वयं पृथ्वी की अपनी एक व्यवस्था है। उसमें जो मानव जितना ज़्यादा दखल देता चला जा रहा है उतना ही आदमी परेशानियों में फंसता चला जाएगा और दूरगामी जो परिणाम है वो ऐसे भयंकर निकलेंगे जो आगामी पीढ़ियां हैं वो आगामी पीढ़ी उसका नुकसान सहेंगी। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा, दिन प्रतिदिन जैसे कि सौर ऊर्जा से सूर्य से विद्युत बनाई जा रही है, उससे भी धीरे धीरे सूर्य की जो ऊष्मा है उसमें कमी जरूर आएगी। ऐसा तो नहीं है कि उसमें कमी आ गई ना, और उसके भी आगे चलकर दुष्परिणाम निकल सकते हैं। तो इस तरह से दुष्परिणामों पर ध्यान देते हुए संसार के देशों ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सबसे पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1972 में 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन सबसे पहले 1972 में इस पर्यावरण से संबंधित विचार रखने के लिए एक शिखर सम्मेलन बुलाया गया और उसके बाद फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं मानी गई और 20 साल बाद 1992 ईस्वी में दोबारा उसका शिखर सम्मेलन ब्राजील में बुलाया गया और उस पर कुछ विचार विमर्श हुआ। इसके बाद रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई, जो अल्प विकसित देशों की विकसित देश निधि के तहत निधि उपलब्ध कराएगी। यहाँ पर ये रखा गया कि भाई जो गरीब देश हैं उन देशों को पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ आर्थिक मदद उनकी की जाए, क्योंकि जो गरीब देश हैं वहाँ तो जो वहाँ की जनता है उनके खाने के ही लाले पड़े रहते हैं, तो पर्यावरण पर पैसा कहाँ से खर्च करें। उनकी जो मूलभूत व्यवस्था ज़रूरत है वही पूरी नहीं हो रही। तो विश्व के जो विकसित देश हैं उन्होंने ये महसूस किया कि उन देशों को आर्थिक मदद की जाए जिससे वो लोग भी पर्यावरण में जो क्षति हो रही है उसको रोकने में सक्षम हो। तो इस रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 1992 की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता है। इसमें एक समझौता हुआ जिसे 21 समझौता कहते हैं। एजेंडा 21 पारिस्थितिक विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। इसमें ये भी देखा गया कि भाई कुछ देशों में लोग भूखे मरते हैं, वो भूखे ना मरें।
कम से कम पेट भर के उन्हें खाना तो मिले। जो गरीब देश हैं उनकी गरीबी मिटाने पर मदद की जाए। तो इस तरह से ये एजेंडा 21 जो था उसमें ये व्यवस्थाएं की गई। ये जो एजेंडा 21 था इसमें 4 व्यवस्थाएं की गई, जैसे कि जैव विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। मतलब जिन देशों में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनका जीवन संकट में है, उनकी जो प्रजाति है वो समाप्ति की तरफ है, तो उन देशों में उन जीवों को समाप्त ना होने दिया जाए, उसके लिए व्यवस्था की जाए। उनके अनुकूल कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि वो जीवित रह सकें, उनकी जो जाति है वो समाप्त ना हो। नंबर 2, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। मतलब एक ये भी मुख्य बात है कि यदि बेरोक ठोक जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी तो इससे भी पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, इसके दूरगामी दुष्परिणाम निकलते हैं, इसलिए जनसंख्या पर भी नियंत्रण होना जरूरी है। नंबर 3, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। एक देश से दूसरे देश पर पूंजी का स्थानांतरण भी किया जा सके, आसानी रहे, जिससे पूरी पृथ्वी पर सार्वभौम समस्या ना हो। नंबर 4, सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। सभी को सामाजिक सुरक्षा भी मिलती रहे, स्वच्छ जल पीने को मिलता रहे, खाने के लिए भोजन मिलता रहे। राष्ट्रीय अब अगला नंबर है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। भारत ने NGT की स्थापना करी 18 अक्टूबर 2010 को। अब सुनिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था, इसमें मैं एक याद दिलवाना चाहूँगा कि भोपाल, भारत के मध्य प्रदेश में भोपाल एक नगर है, वहाँ पर एक गैस का प्लांट था और उस प्लांट में बड़ा भारी गैस भारी मात्रा में गैस लीक हो गई थी, जिससे वहाँ बहुत सारे लोग मृत्यु के ग्रास में समा गए थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत में अधिनियम 1986 पर्यावरण से संबंधित बनाया गया। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसे छाता विधान के रूप में जाना जाता है। मतलब कहने का ये है, जैसे कि वर्षा से बचने के लिए अपने ऊपर छाता लगा लेते हैं, तो इसी तरह से मानव जीवन को कोई समस्या ना आवे उसके संबंध में एक अधिनियम बनाया गया 1986 में, जिस अधिनियम से मानव जीवन को के पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा बने। और ये मैंने बताया था कि भोपाल गैस कांड जो हुआ था उसकी वजह से ये अधिनियम 1986 में बनाया गया था। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुसंधान समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुसंधान समिति बनाई गई, जो कि समय समय पर पर्यावरण से संबंधित जानकारी देती रहेगी, जिससे कि पर्यावरण की समस्या ना बने। नंबर 2, पर्यावरण पर एकता वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। नंबर 3, राष्ट्रीय
हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित हैं, के अनुरूप हैं। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 18 अक्टूबर 2010 को की गई। धन्यवाद। ये क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो, उसके बाद उस लंबे वीडियो को लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए हम छोटी वीडियो बनाते हैं।